हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सिंधु गोस्वामी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं डर्मा स्पेशलिटी के बारे में, या फिर मैं बोलूं होल डर्मा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के बारे में। ये इंडस्ट्री फ्रेंड इतनी बड़ी है कि इसके अंदर अगर एक सिंगल ब्रांड को भी इस्टेब्लिश कर दिया जाए ना, तो अपने आप में वो पिलर होता है और पूरी कंपनी को ड्राइव करके लेके जाता है और इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है ना कि आप उसके दम पे जो है अपनी कंपनी को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, एज वेल एज अपनी कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो को भी मैनेज कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूं, इसका बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने अक्सर देखा, जितने लोगों ने मेरे साथ क्वेरी किया होगा या फिर जितने लोगों के साथ मोस्ट ऑफ द केस में मैंने कंसल्टेशन किया होगा, सभी लोगों की क्वेरी एक ही चीज़ से रिलेटेड रहती है। वो होती है कि सर मैं अपना फार्मास्यूटिकल प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कंपनी कैसे ओपन करूंगा, या फिर अगर हम बात करें पीसीडी की बात करें तो वही प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बेस्ड ही है। बट फ्रेंड, अगर आप इंडिया को देखो ना, इंडिया के अंदर हम लोग क्या है ना, एज ए इंडियन जो है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के अंदर ना किंग है। एक्चुअली वर्ल्ड में भी अपना नाम है, एज वेल एज इंडिया के अंदर भी पूरा मार्केट जो कैप्चर किया गया है वो इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा, या भी इंडियन मेड जो इंडियन बेस्ड कंपनी है उनके द्वारा ही मार्केट को कैप्चर करके रखा गया है। लेकिन यहीं पे फिर दूसरी एक एंट्री होती है कॉस्मेटिक या डर्मा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की, जिसमें जो है इंडियंस काफ़ी पीछे हैं। इसमें जो बाहर की कंपनीज है ना, उनका बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है। कॉस्मेटिक डर्मा की बात करें, इवन दैट इसका स्कोप इतना अच्छा है कि अगर आप अपनी सिटी के अंदर जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे, अगर उनको थोड़ा सा उनके बारे में सर्वे करें तो आप देखेंगे जितने बड़े बड़े डर्मा थे ना, पहले वो प्योर डर्मा की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन स्लोली क्या कर रहे हैं, वो डर्मा से कॉस्मो डर्मा में चेंज होते जा रहे हैं। क्योंकि कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर जो इंडस्ट्री है ना, वो काफ़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। एज वेल एज जो साइज है इंडस्ट्री का ना, वो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। और आने वाले कमिंग टाइम के अंदर इंटरनेट जैसे जैसे पेनिट्रेट करता जाएगा, एजुकेशन लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पर्सनल केयर भी इंक्रीज होगा। लोग अपने स्किन के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं, अपने पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, तो जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ ये इंडस्ट्री भी बढ़ती जा रही है। इस इंडस्ट्री के मैं आपको कुछ डेटा शेयर करता हूं जो आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करेंगे। अगर पूरे होल इंडस्ट्री की मैं बात करूं, इंडस्ट्री साइज की अगर मैं बात करूं, तो इंडस्ट्री साइज जो है टोटल 8.5 बिलियन यूएस डॉलर का इंडिया का मैं आपको साइज बता रहा हूं, जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स का टर्नओवर होता है। इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी है एज वेल एज डर्मा प्रोडक्ट भी है, दोनों के कंबाइन में बात कर रहा हूं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो इस इंडस्ट्री की अगर साइज की बात करें तो 8.5 बिलियन यूएस डॉलर का इंडिया के अंदर मार्केट साइज है, जिसमें से सिर्फ पर्सनल केयर की बात करूं तो 6% जो शेयर है वो पर्सनल केयर के पास में है। कुछ मेजर प्लेयर के मैं नाम लूं जो इंडिया के अंदर प्ले कर रहे हैं, अगर इसमें देखेंगे ना, ये मोस्ट ऑफ द कंपनी सब बाहर की हैं। ठीक है, जो मार्केट शेयर लेके बैठे हुए। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा शेयर किसकी है अगर बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की है। यूनिलीवर ने ना सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करके कंपनी बैठी हुई। अगर देखा जाए तो होल 28% जो स्टेक है, जो शेयर है मार्केट का, वो ओनली हिंदुस्तान। जैसे अगर गाड़ियों की बात करें तो मारुति सुजुकी ने पूरा 52% के समथिंग अराउंड पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। वैसे इंडियन मार्केट के अंदर यूनिलीवर ने जो है 28% का मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है। दूसरे नंबर पे कंपनी आती है कोलगेट पाल्मोलिव, जिन्हें 6.5% का मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। थर्ड नंबर पे फ्रेंड आता है आपका प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी जिसको हम बोलते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर कंपनी है। अब ये तीनों ही कंपनी बाहर की है। जो नेक्स्ट है लॉरियल, ये भी बाहर की कंपनी है, 4.5% मार्केट शेयर लॉरियल के पास में है। गोदरेज जो इंडियन कंपनी है ये 4%, एंड डाबर जो सेल है वो 3.5% है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेजर स्टेक है ना इंडिया के अंदर भी, वो बाहर की कंपनी जो है, एमएनसीज कंपनी जो है, या मैं स्पेशली बोलूं यूएस बेस्ड जो कंपनीज है, उन्होंने डोमिनेट किया हुआ है मार्केट को। राइट, इंडिया के अंदर जरा मार्केट ग्रोथ को देख लेते हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर कितना जबरदस्त स्कोप है इंडिया के अंदर। अगर मैं मार्केट डेटा की, नॉर्थ जो इंडिया है ना, उसके अंदर ज्यादा कंजप्शन होता है, ये मैं आपको ये ग्राफ में देख के आपको पता चल रहा होगा। राइट, 2019 की बात करें तो जो मार्केट साइज था ये देखें तो 750 मिलियन यूएस डॉलर का था, लेकिन जो 2030 तक एक्सपेक्टेड है 1758 मिलियन यूएस डॉलर का मार्केट एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। और मार्केट ग्रोथ की बात करें तो 8.5% से मार्केट ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन है वो है। ठीक है, ये जो मैंने डेटा लिया है ये प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस एक वेबसाइट है, वहां से मैंने ये डेटा लिया हुआ है। तो उसके डेटा को
होगा अगर हम देखें। वैसे मैंने और भी वेबसाइट के ऊपर चेक किया था, बट मुझे ये डेटा काफ़ी रियलिस्टिक लगा, तो इस डेटा को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। यहाँ पे नॉर्थ को देखा जाए तो 2019 के अंदर जो नॉर्थ इंडिया है, इंडिया के अंदर भी नॉर्थ इंडिया ने काफ़ी मार्केट, मतलब लार्जर जो मार्केट है वो नॉर्थ इंडिया है। बाकी की रेस्ट ऑफ इंडिया है उसके अंदर मार्केट शेयर कम है, या वेस्ट इंडिया का मार्केट शेयर कम है। तो अब अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं तो नॉर्थ इंडिया को आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। ओके, अब इस इंडस्ट्री के अंदर मैं बात करूं मेनली कौन कौन सी कैटेगरी है। अब तो मैंने इंडस्ट्री के साइज को बताया कि इंडस्ट्री के अंदर कितना स्कोप है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और जहां हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम दूसरी बात करते हैं, इसमें कैटेगरी कौन सी। एक्चुअली ये कॉस्मेट डर्मा जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें सिर्फ कॉस्मेटिक की बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड, मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक के साथ डर्मा प्रोडक्ट की भी बात कर रहा हूं। अंडरस्टैंड? तो इसके अंदर कितना ह्यूज स्कोप है, तो इसको बेसिकली क्या कई पार्ट में डिवाइड किया गया। बेसिकली इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसको भी देख लेते हैं कौन कौन से 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। तो इसमें पहला जो कैटेगरी डिवाइड किया गया है वो है बॉडी केयर प्रोडक्ट। जो भी हमारे बॉडी के यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं, जैसे बॉडी लोशन हो गए, आपके क्रीम्स बहुत सारी बॉडी भी यूज होने वाली आती हैं, जैसे आपकी एड़ियां फट जाती हैं उसके लिए क्रीम, क्रैक क्रीम हमने ऐड देखा होगा, उस टाइप की जो बॉडी केयर प्रोडक्ट्स आते हैं वो बॉडी केयर की कैटेगरी दी। इसका भी बहुत ह्यूज रेंज है, राइट। उसके बाद दूसरा जो मार्केट शेयर जिसने कैप्चर किया हुआ है वो फेस केयर प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया कि फेस केयर में कितना ज्यादा लीड कर रही है कंपनीज। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो है हेयर केयर प्रोडक्ट कैटेगरी है। चौथे नंबर पे हैंड केयर, ये जब से क्या बोलते हैं कोविड आया तब से हैंड केयर इंक्रीज किया है मार्केट। अचानक से मार्केट ने, ऐसा नहीं कि सैनिटाइजर पहले से नहीं थे, हैंड सैनिटाइजर बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से बहुत तेजी के साथ मार्केट इन्होंने कैप्चर किया हुआ, तो आने वाले टाइम के अंदर ये बढ़ता जाएगा। एंड इसके बाद जो फिफ्थ कैटेगरी कैटेगराइज की जाती है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर वो है कलर कॉस्मेटिक। ठीक है, जो आपके लिपस्टिक वगैरह आते हैं इनकी इंडस्ट्री की बात करते हैं। बेसिकली जो डर्मा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसको 5 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बॉडी केयर, फेस केयर, हेयर केयर, हैंड केयर एंड कलर कॉस्मेटिक। ठीक है, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं और मोस्ट ऑफ द जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर किया गया है किसके द्वारा, वो मेनली कैप्चर किया गया है जो फॉरेन इंडस्ट्री है। अब यहां पे हम बात करते हैं, अभी मैंने बात किया आपको इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के अंदर कितना पोटेंशियल है उसके बारे में मैंने बात किया आपसे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, हम कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड लाइक फार्मा कंपनी, जैसे फार्मा कंपनी के अंदर हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं प्रोडक्ट, अपनी लेबलिंग करते हैं, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। बस वहाँ पे फर्क क्या होता है कि जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो हम डॉक्टर के थ्रू, हमारा जो कस्टमर होता है डॉक्टर होता है या हमारा कस्टमर डायरेक्ट होता है, हम कंज्यूमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम बाउंड हो जाते हैं। मैं अपने मेडिसिन के अंदर बहुत सारा प्रॉफिट डाल दिया, प्रोडक्ट को इकोनॉमिकल बना दिया, चीपर बना दिया, लेकिन अगर केमिस्ट एंड डॉक्टर ये दोनों लोग एग्री नहीं है ना तो कंज्यूमर को चीप प्रोडक्ट मिल ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है उस इंडस्ट्री के अंदर। बट इस इंडस्ट्री के अंदर कॉस्मेटिक डर्मा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो कैटेगरी है ना कंज्यूमर को डायरेक्ट कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है। तो ऐसे में एडवांटेज आपको ये मिलता है कि अगर अपने प्रोडक्ट के लिए कोई भी स्ट्रेटजी आप बनाते हैं तो कंज्यूमर बेस्ड स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और कंज्यूमर का डेटा ना काफी इजीली इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। तो इसके बेस पे आप, दूसरी बात, इंटरनेट से बहुत सारे डेटा को आप एक्सेस भी कर सकते हैं, तो उसके बेस पे अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं और डिजाइन करके डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे सकते हैं। किसी मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अंडरस्टैंड। जबकि सेम टाइम प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की अगर बात की जाए या मेडिसिन के अदर फॉर्मेट की बात की जाए तो वहां किसी न किसी मिडिल मैन की हमें जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट में कंज्यूमर को मेडिसिन सेल नहीं कर सकता, राइट। बट यहां पे क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं हम कि डायरेक्ट कंज्यूमर को मेडिसिन सेल कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, जब कोई बीच में मीडिएटर नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो जो बेनिफिट्स है अपने ब्रांड के डायरेक्ट मैं अपने कंज्यूमर को ट्रांसफर कर सकता हूं। तो मैं बेचने वाला, अगला लेने वाला, तो मैं डायरेक्ट ब्रांड जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर दूंगा। सेम प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन या अदर फॉर्मेट जो मेडिसिन के हैं वहां पे ऐसा हम नहीं कर सकते, करते तो हैं लेकिन वो बेनिफिट्स किसी जो थर्ड पर्सन है उसके पास बेनिफिट चला जाता है, राइट। तो ये यहाँ पे ये एडवांटेज है इस इंडस्ट्री के साथ में। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सिंपली आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करना है, जैसा कि जनरल मेडिसिन के अंदर होता है। बहुत सारी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वैसे ही कॉस्मेटिक बनाने के लिए बहुत सारे नंबर आप कंपनीज अवेलेबल है इंडिया के अंदर जहां से आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। देखिए मेनली क्या होता है थर्ड पार्टी, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट को बनाया कैसे जाता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपकी सिटी के अंदर कोई टेलर है जो कि बहुत अच्छा शर्ट सिलता है, आप उसके पास जाते हैं शर्ट सिलवाने के लिए, शर्ट का बहुत अच्छा कपड़ा लेके जाते हैं और उसको दे देते हैं, और देने के बाद उसको बोलते हैं कि इसका एक शर्ट बना दो। तो टेलर क्योंकि बहुत अच्छा टेलर है तो शर्ट बना के दे देगा, सिंपल बढ़िया सा शर्ट सिल के दे देगा, कोई इसमें कमी नहीं है।
बट अगर उसी सेम टेलर के पास एक दूसरा पर्सन जाता है शर्ट सिलाने के लिए, और शर्ट का कपड़ा लेके जाता है, वही सेम कपड़ा लेके जाता है, बट वो क्या करता है जब शर्ट सिलवाना होता है ना तो बोलता है ऐसा करना कि मेरा जो कफलेट का साइज है ना उसको थोड़ा बड़ा कर देना, मैं इसको ब्लेजर के अंदर पहनूंगा तो दिखेगा तो अच्छा लगेगा। इसका जो ये कॉलर है ना, कॉलर पे यहाँ छोटे वाले बटन लगा देना तो थोड़ा टाई ना फिट हो जाएगी। ये जो कॉलर है, कॉलर का नोक थोड़ा बड़ा कर देना ताकि मैं इसे बटन लगाऊंगा ना तो टाई बिल्कुल जाके यहाँ पे फिट हो जाए। और ना मैं कभी कभी स्लीव को फोल्ड करूंगा तो वहाँ फित्ती जैसे जो निकली होती है ना उसको भी थोड़ा लगा देना, जिसकी वजह से ना कभी कभी मैं ऐसे फोल्ड करूंगा तो अट्रैक्टिव दिखूंगा, स्टाइलिश, मतलब एक ही शर्ट से दोनों काम करा लूंगा, कैजुअल वर्क भी कर लूंगा और प्रोफेशनल वर्क भी कर लूंगा। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि टेलर देखो वही है, अंडरस्टैंड, बट दोनों शर्ट में डिफरेंस है। एक शर्ट तो है अच्छा है बट उसके अंदर स्टाइल नहीं है, उसके अंदर कुछ अलग सा नहीं है, लेकिन वही टेलर ने एक अलग सा भी शर्ट बनाया है। सेम ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज है, बट जब आप प्रोडक्ट को बनवाने जाते हैं ना आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर यूएसपी क्या होगी, पैकिंग क्या होगी, ग्राफिक्स कैसे होगी, इन सब चीजों का ध्यान देना ना आपकी जिम्मेदारी है एक्चुअली, अंडरस्टैंड। ये कोई और नहीं देखेगा, ये आप देखेंगे। यहीं पे हम लोग मिस्टेक करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट मुझे बना के दे दो, ये साल में बनाना है बना के दे दो, राइट। तो आपको यहां इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ही प्ले करना होगा। तो आपको ब्रांड की यूएसपी डिजाइन करना होगा अकॉर्डिंग टू अपने कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल यहां पे मैं और देता हूं, जैसे मामा अर्थ की बात करें, नायका की बात करें, आप मामा अर्थ को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझ भी सकते हैं। तो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स में क्या है, उसके पैकेजिंग एक तो अट्रैक्टिव है, सेकंड वो इनोवेटिव पैकेजिंग लेके आते हैं, ठीक है। जो पैकेजिंग मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, पैकिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंट में ना उन्होंने सोप लॉन्च किया। सोप में वैसे जनरली जितनी भी ट्रेडिशनल सोप आप देखेंगे, जितने भी अपने लाइफ के अंदर आपने सोप यूज किए होंगे, उससे बिल्कुल अलग सा उन्होंने सोप का डिजाइन दिया जो कि पकड़ने में काफी ज्यादा हैंडी है। इसका पिक्चर मैं यहां पे लगा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक इनोवेशन है। इसके बाद मामा अर्थ ने एक फोम जैसा यहां पे लगाने वाला जो फेस वॉश पे दे दिया, तो वो भी क्या थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं कि वहां से लगाएंगे साफ नहीं होगा, लेकिन क्या है, एक इनोवेशन है, एक थोड़ा सा उन्होंने अलग करने की कोशिश किया। ऐसे अगर मामा अर्थ के प्रोडक्ट को देखेंगे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे इनोवेशन किए हैं जिसकी वजह से मामा अर्थ का मार्केट कंटिन्यूअसली ग्रो करता जा रहा है, राइट। तो फ्रेंड यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर मैं कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो कंज्यूमर के नीड को समझना होगा। कंज्यूमर के अंदर हम नीड को क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे इजी ने किया था या वेनिस ने किया था। जैसे विंटर्स आ जाता है तो इजी का ऐड आ जाता है कि आप विंटर वाले क्लॉथ जो है इजी से साफ करिए, अदरवाइज छोटे हो जाएंगे कपड़े। वेनिस क्या बोलता है, अगर कपड़े से अपने पीलापन निकालना है तो आप कपड़े धुलने के बाद फिर वेनिस में एक बार डिप करके फिर निकाल के फिर डालिए तो पीलापन खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, इन्होंने नीड को क्रिएट किया है एक्चुअली। तो सेम कंज्यूमर को जब हमें प्रोडक्ट देना होता है तो कई बार क्या करते हैं, हम नीड को फुलफिल कर देते हैं, बट कई बार हमें प्रोडक्ट को नीड को क्रिएट करना होता है, ओके। तो अब आपको अगर कंज्यूमर इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना है तो आपको इन चीजों का ध्यान देना होगा। आपको पैकेजिंग के ऊपर, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर, नीड को फुलफिल करना है या फिर नीड को क्रिएट करके फिर फुलफिल करना है, इन बातों का ध्यान देना होगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना के बहुत आराम से मार्केट कर सकते हैं। अब यहां पे इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने के अंदर चैलेंजेस कौन कौन से आएंगे, प्रॉब्लम क्या क्या है, क्योंकि इंडिया के लोग ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्या है। देखिए इंडिया में ना ग्रो करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है इनोवेशन की बड़ी कमी है। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो भी लेके, जैसे हम प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की बात करते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कंपनी लॉन्च करना सबको बहुत ज्यादा ईजी लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेविप्राजोल पेंटाप्राजोल मुझे बनाना है तो कुछ सोचना नहीं है, हम गए और उन्होंने बोला कि ऐसा करो, रेविप्राजोल पेंटाप्राजोल बना दो, बना के लेके आए, डॉक्टर के पास गए, आपने लिख दिया, चलो कुछ ले लो, लिख दो बस, ठीक है। तो हमने कुछ उसके अंदर इनोवेशन नहीं डाला। तो यहां पे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है इनोवेशन करने की, इनोवेशन क्रिएट करने की, कुछ नया करने की। हम लोग कॉपी पेस्ट में ज्यादा बिलीव करते हैं अगर आप देखें तो ओवरऑल। तो यहां पे एक बहुत बड़ा चैलेंज यह है कि आपको यहां पे अगर इस इंडस्ट्री के अंदर टिकना है तो जितने भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज की मैंने नाम लिए, चाहे यूनिलीवर की बात करें, चाहे इनके अगर प्रोडक्ट्स को देखेंगे, डिटॉल को देखिए, जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इनोवेशन। जैसे विक्स की मैं बात करूं तो विक्स इतना अच्छा प्रोडक्ट है, उसका मार्केट के अंदर पूरा मोनोपोली है, पूरा मार्केट ही कैप्चर करके रखा है विक्स ने, राइट। उसका कंपटीटर मैं आपसे पूछूंगा बता ही नहीं पाएंगे विक्स का कंपटीटर कौन है। तो इस तरह से उन्होंने इनोवेशन किया हुआ। तो पहला चैलेंज यही है, इनोवेशन की बहुत ज्यादा कमी है इंडिया के अंदर। हम लोग इनोवेशन के ऊपर ज्यादातर ध्यान ही नहीं देते। ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, कर तो हम बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन क्या हम करना ही नहीं चाहते हैं, पहले कमी है। पहला चैलेंज आपको ये आएगा। दूसरा चैलेंज है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को, ठीक है।
जो इन लोगों का जो एमएनसीज कंपनी का होल्ड है, इसमें बहुत बड़ा रोल है डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक, जो डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन है ना, इन लोगों की बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत पहले से ये लोग काम कर रहे थे, इनका जो सप्लाई चेन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तीसरा है क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर से आती हैं, इनके पास फंड बहुत ज्यादा आता है। तो अगर हम न्यू स्टार्टअप लेके आएंगे 5 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज ऐसे स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको ऐड करने में प्रॉब्लम आएगी, राइट। लेकिन उसका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि हम ऐड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिया के अंदर ब्रांड्स ने ग्रो किया है, और हम स्मॉल स्टार्टअप से आज इंटरनेट के टाइम पे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, डिजिटल ऐड का हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि टीवी पे अगर कोई प्रोडक्ट आ जाता है जल्दी से हिट हो जाता है, मगर डिजिटल के थ्रू थोड़ा सा टाइम लगता है। बट यस, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने प्रोडक्ट को ना काफी ज्यादा आप इंप्रूव कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो तीसरा जो चैलेंज है हम आपको ये आता है। चौथा जो चैलेंज आता है फ्रेंड, वो है फंड मैनेजमेंट का। क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है, जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो शुरू में हमें बहुत सारे लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि अचानक से इंडस्ट्री बूम नहीं कर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोडक्ट देना है, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन बनाना है जो कंज्यूमर आपका एक्सेप्ट करे। कई बार हम लोग इसको बनाने में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, और जब एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका कोई रास्ता नहीं बचता कि जिससे हम उसको प्रोडक्ट को लिक्विडेट कर सके, राइट। वहां पे जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के अंदर है, किसी तरह हम डॉक्टर को कन्विंस करके, थोड़ा केमिस्ट को कन्विंस करके अपने प्रोडक्ट को लिक्विडेट कर सकते हैं, थोड़ा अप डाउन है तो भी। लेकिन इधर क्या है, डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट देना है। अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया ना, तो क्या होगा, पूरा का पूरा माल ही आपको वॉश आउट करना पड़ेगा। एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि जैसे मैगी के बीच में केस हुआ था, तो मैगी के ऊपर ब्लेम किया गया था, डिफरेंट एलिगेशंस लगाए गए थे। तो आपने देखा मैगी ने बहुत सारा अपना मैगी पूरा जला दिया था, ठीक है, बर्न कर दिया था। अगर उस टाइम का रिपोर्ट देखे तो बहुत सारा, पता नहीं कितने ट्रकों मैगी को उन्होंने बर्न किया था। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से मैगी ने अपने ब्रांड आइडेंटिटी को मेंटेन किया। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे जो चैलेंज है, ब्रांड वैल्यू को डेवलप करना। हम लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द केस में ना, जो भी स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर आए, स्पेशली मैं फार्मा की बात करूं, या ब्रांड वैल्यू के ऊपर काम ही नहीं करते, ब्रांड वैल्यू को डेवलप ही नहीं करना चाहते, क्योंकि सिस्टम की बहुत ज्यादा कमी है। हम लोग बहुत अनसिस्टमेटिक होकर काम करना चाहते हैं, हम सिस्टम में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा आपको ब्रांड वैल्यू डेवलप करने पे। लेकिन बट यस, अगर आपको प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, थोड़ा सा इनोवेशन लेके आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के साथ ऑफलाइन का भी आप हेल्प लेते हैं, और प्रोडक्ट के अंदर आपके दम है, एक टाइम पीरियड के अंदर आप जो है ब्रांड वैल्यू को डेवलप कर सकते हैं। जैसे नायका ने किया है, मामा अर्थ ने किया है, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन उन्होंने अपने ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज किया है, ब्रांड वैल्यू एंड कस्टमर के अंदर ट्रस्ट को पैदा किया, सिर्फ अपने इनोवेशन की वजह से और अपने सर्विसेज की वजह से। अगर आप इसको इंप्रूव कर ले जाते हैं तो यस, आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे यहाँ पे फ्यूचर स्कोप की। फ्यूचर स्कोप कितना है अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आता हूं तो फ्रेंड, अगर फ्यूचर स्कोप की बात की जाए तो फ्यूचर जबरदस्त है। जैसे मैंने आपको डेटा शो किया, देखिए इंटरनेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी। इंटरनेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ जाता है, हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, हमारा क्या बोलते हैं केयर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन प्रोडक्ट्स का कंजप्शन बढ़ता जाएगा। इसके पहले इंटरनेट ना होने की वजह से, जैसे डर्मा के प्रोडक्ट की बात करें, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात करें, तो इनकी रेंज जो ना विलेज एरिया या मिड टाउन तक नहीं हो पाती थी। बड़े बड़े शहर के अंदर ही बड़े बड़े शोरूम पे अवेलेबल हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किसी भी इंटीरियर में छोटे से गांव के अंदर भी अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। और ऑनलाइन ऐड, क्योंकि आप सभी लोग ना अपने पॉकेट में मोबाइल लेके चलते हैं, अब वहां पे ऐड के थ्रू बहुत आसानी से अपने प्रोडक्ट को हिट कर सकते हैं। यस, टीवी ऐड जरूर महंगा है, लेकिन फिर भी फेसबुक ऐड, आप गूगल ऐड, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब चीज के ऐड के थ्रू ना बहुत आराम से अपने पोर्टफोलियो को पिकअप कर सकते हैं। एज वेल एज आप ऑफलाइन भी साथ में चाहो तो काम कर सकते हो। अगर आपके पास फंड कम है, बहुत ही कम फंड के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं, यस, फिर भी आप चाहो तो डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प लेके वहां से अपने ब्रांड को पिक कर सकते हैं। बट ये कि ब्रांड आपका इनोवेटिव होना चाहिए। तो फ्यूचर स्कोप काफी ज्यादा ब्राइट है, ये इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगी। एज वेल एज कोविड जैसा कभी सिचुएशन आता है तो कंज्यूमर प्रोडक्ट में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि डिप नहीं करती प्रिस्क्रिप्शन। इसीलिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अब उन्होंने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, ओटीसी प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू किया है, राइट। आपने टीवी पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ऐड देखना शुरू कर दिए होंगे, ल्यूपिन हो गई, सन फार्मा हो गई, ग्लेनमार्क हो गई, बड़े बड़े यूएसबी हो गए। तो अच्छी अच्छी कंपनीज ने अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, इनका जो ओटीसी एंड कॉस्मेटिक डर्मा जो सेगमेंट है पोर्टफोलियो काफी वीक था, बट यस, अब जो है इनका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो आपको लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा चांस है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री कर सकते हैं।
यहाँ पे पूरी फॉरेन कंट्री का कब्जा है। हम बहुत अच्छे तरीके से चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। जिन कंपनियों ने यहाँ पे ट्राई किया उन कंपनियों ने अच्छा ग्रो भी किया। ऐसी बात नहीं है कि डाबर की बात करें, हिमालय एक टाइम पे प्योर हर्ब कंपनी हुआ करती थी। आज देखिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, ओटीसी प्रोडक्ट में जबरदस्त हिमालय का नाम है, डाबर का नाम है, झंडू का नाम है। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने काम किया, बाबा रामदेव ने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किया था, तो जिन लोगों ने भी काम किया इस इंडस्ट्री के अंदर ना, उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया है। जरूरत है इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने की। अंडरस्टैंड? होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में और ज़्यादा इंसाइट चाहिए और इन डेप्थ आप जानना चाहते हैं, मेरे साथ एक कंसल्टेशन प्रोग्राम जूम कॉल बुक कर सकते हैं। उसके थ्रू मुझसे आप बात कर सकते हैं। मैं और भी चीज़ें आपको इंसाइट्स इस इंडस्ट्री के बारे में दे दूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप इस इंडस्ट्री में आने का प्लान कर रहे हैं और आपको कुछ भी डाउट होता है, कमेंट करके पूछ सकते हैं या जूम कॉल मेरे साथ बुक करके बात कर सकते हैं। जूम कॉल बुक करने के लिए ये मैंने डिटेल यहाँ पे दे दिया। मेरा मोबाइल नंबर 9058623737 है फ्रेंड। और जूम कॉल का जो इस ईयर का फी है वो 599 है, ठीक है। इट में भी अगर ये नेक्स्ट ईयर में वीडियो देखेंगे तो प्राइस चेंज हो चुका होगा, बट इस ईयर का जो प्राइस है वो 599 है। किसी भी डिजिटल ऐप के थ्रू आप ये पे करके कॉल बुक कर सकते हैं। आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, उस टाइम पे मेरे साथ आप जूम पे बात कर सकते हैं, चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई आप स्टार्टअप है या कोई फार्मा से रिलेटेड आपकी और कोई भी प्रॉब्लम है तो। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ आपको इंसाइट्स मिले होंगे, कुछ चीज़ें आपको, कुछ आइडियाज़ मिले होंगे कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर हम सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के पीछे भाग नहीं सकते, और भी बहुत कुछ करने के लिए है इस इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, राइट। चलिए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया और इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ना आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहता हूँ इस चैनल।